गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के विषय के अंतर्गत आज हम हमारे भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका, उच्चतम न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक हमारे उच्चतम न्यायालय का उल्लेख पूरा किया गया है। आपको स्पष्ट तौर से समझना है कि हमारे संविधान के भाग 5 संघ सरकार से संबंधित भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक हमारे देश की सर्वोच्च अदालत, हमारे देश के उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। आगे आने वाली कक्षा और आज से हम हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके गठन, प्रावधान, इससे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि में जानना चाहेंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। इसके बारे में हम समझने का प्रयास करें। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। जो भी नया नोटिफिकेशन होगा, जो भी नई अपडेट होगी, उसकी तुरंत जानकारी आपको मिलती रहे। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। आप सभी को पता है, हम एक ब्रिटिश उपनिवेश थे। भारत पर 200 वर्ष से भी अधिक समय काल तक ब्रिटेन का आधिपत्य रहा है। हमारे देश पर, भारतवर्ष पर ब्रिटेन का शासन रहा है। अंग्रेजी सरकार समय समय पर विभिन्न अधिनियम लाती रही और उसके अनुरूप हमारे भारत पर शासन करते रहे अंग्रेज। आप सभी को पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में जरूर पढ़ा है। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया और उसके अंदर जो प्रावधान थी, जो सिफारिशें थी, उसके तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसकी? संघीय न्यायालय की स्थापना की थी, फेडरल कोर्ट की स्थापना की थी। अब ये इस भारत शासन अधिनियम से स्थापित जरूर था, लेकिन सर्वोच्च शक्ति इसके पास नहीं थी, क्योंकि संघीय न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले को भी ब्रिटेन स्थित प्रिवी काउंसिल में उसको चैलेंज किया जा सकता था। ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल में इसको चैलेंज किया जा सकता था। तो ये भारत में अंतिम और निर्णायक न्यायालय नहीं था, क्योंकि इस संघीय न्यायालय के दिए गए फैसले को भी चुनौती दी जा सकती थी। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ठीक है, लेकिन तब तो अब अंग्रेजों का शासन था, हमारे हाथ में कुछ था नहीं। तो फिर ये स्थिति चलती रही। ठीक है, अब देखिए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने एक भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। देश का जो संविधान संप्रभु, स्वतंत्र और सर्वोच्च संविधान का जो निर्माण किया गया, उसमें फिर हमारी जो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी, उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि जो हमारा संघीय न्यायालय है, यही हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय होगा, देश का सुप्रीम कोर्ट होगा। इससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं होगा और इसके द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। बात समझ में आ गई? तो 28 जनवरी 1950 के दिन हमारे इस जो संघीय न्यायालय था, उसी को ही, जो दिल्ली में स्थित था, उसी को ही हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय घोषित कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में उसका उद्घाटन कर दिया गया। बात स्पष्ट हुई। हमारे सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 के दिन।
इसी दिन से हमारा ये जो संघीय न्यायालय किस में कन्वर्ट हो गया, सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय, तीनों शब्द का एक ही अर्थ है। यह हमारे भारत का सर्वोच्च अदालत के नाम से बाहर आया। अब देखिए, अब हम स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं, हमारे ऊपर किसी विदेशी सत्ता का आधिपत्य नहीं है, हम किसी के डोमिनेंट स्टेट नहीं हैं। भारत अपने भविष्य के निर्माण में बिल्कुल स्वतंत्र है। तो हमारे संविधान के जो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक जो पूरा उल्लेख किया गया है विभिन्न अनुच्छेदों में, इस हमारे सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न प्रावधानों में, तो पूरा उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर से उसका गठन, उसकी शक्तियाँ, सबका पूरा उल्लेख किया गया है। ये बात आपको स्पष्ट अच्छे ढंग से समझनी है। बात स्पष्ट हुई? मैंने आपको इसकी हिस्ट्रिकल रूप में ये दे दिया। अब आपको ये समझना है कि भारत एक संघात्मक राज्य है, भारत एक एकात्मक राज्य है। किस प्रकार से? तो हम सभी को पता है कि लेख आमतौर पे जो एक मूल्यांकन करें तो भारत एक असंघात्मक राज्य की करीब विशेषताओं को धारण करता है, कि हमारे यहाँ पर कुछ विशेषता ऐसी हैं जो एकात्मक लक्षण या एकात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप है, और कुछ विशेषताएँ संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप हैं। तो हमारे देश की जो न्यायपालिका का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार का है? एकीकृत न्यायालय अर्थात एकीकृत न्यायालय के रूप में समझ सकते हैं। देखो, आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में एकीकृत न्यायालय नहीं है, वहाँ के विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न राज्यों के अपने जो कोर्ट हैं और सबका एक अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारे यहाँ पर ऐसा है कि जो प्राय एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में पाया जाता है। यहाँ पर 3 स्तर बने हुए हमारी न्यायपालिका के। कितने? 3 स्तर बने हुए हैं। सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है, मध्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, और तीसरे स्तर पर जिला न्यायालय अर्थात लोअर कोर्ट। इंग्लिश में कहें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, जिनको जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी अपन देखेंगे तो बिल्कुल निचले स्तर पर जो होता है वो मुंसिफ कोर्ट होता है, जिला सत्र एवं दंडाधिकारी न्यायालय होता है। तो इसमें भी अपन को 3 स्तर और भी नीचे दिखाई देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपन को 3 स्तर है। अब इसमें ये होता है कि अगर जिले न्यायालय में कोई मामला है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट में किसी फैसले में कोई फैसला आया और आप उससे सहमत नहीं हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, मेरे साथ प्राकृतिक न्याय नहीं हुआ है, तो आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हो। और उच्चतम न्यायालय ने भी आपको बिल्कुल जो भी फैसला दिया है वो आपको स्वीकार होगा। फिर भी आप सहमत नहीं हैं तो आप क्यूरेटिव पिटीशन से भी पुनः आप अपने फैसले को रिपीट पुनः सुनवाई करवा सकते हो। तो ये आप देखेंगे कि पूरी तरह से कड़ी से कड़ी मिली हुई है। और उच्चतम न्यायालय ने जिस किसी भी विवाद में फैसले में या संविधान की किसी व्याख्या कर दी है तो उसका निर्णय देश के सभी हाई कोर्ट को, देश के सभी लोअर कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान में जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार हमारे न्यायपालिका को प्रदान है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को प्रदान है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन हैं वो एक प्रकार से अभिलेख न्यायालय के रूप में, और हमारे जितने भी हाई कोर्ट हैं, वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं? उच्च न्यायालय 25। तो सभी 25 उच्च न्यायालयों को और जितने भी हमारे जिला न्यायालय लोअर कोर्ट है जो भी है, सबको सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के दिए गए आदेशों की या उनके फैसलों की वो अवहेलना नहीं कर सकते हैं, और उनके लिए एक निर्णायक अर्थात एक प्रकार से नेतृत्व की भूमिका के रूप में जो भी फैसले दिए हैं उसी फैसले के अनुरूप अपने फैसले करने होते हैं। तो ये बात हमने की एक हमारे एकीकृत न्यायपालिका के संबंध में। बात स्पष्ट हुई? अब एक प्रश्न हमारे जहन में आता है, स्वाभाविक उठता है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरत है, हमें क्यों आवश्यकता है। कभी प्रश्न है कि हमें आखिर क्यों इस प्रकार से आवश्यकता पड़ी। एक तो सिंपल सी बात है, हमारे सामने 2 मॉडल थे, अमेरिका का मॉडल और ब्रिटेन का मॉडल। अमेरिका का मॉडल था जिसमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता प्रदान थी। ब्रिटेन का जो मॉडल था उसमें हमारी संसद को, मतलब ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च परिस्थिति प्रदान थी। अर्थात ब्रिटेन मॉडल की बात करें तो ब्रिटेन में ये था कि वहाँ पर संसद सर्वोच्च है। संसद क्या है? सर्वोच्च है। किसी भी प्रकार से कुछ भी, किसी भी संशोधन की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है, वो वहाँ की संसद कर सकती है, यानी संसद को सर्वोच्च शक्ति प्रदान है। वहाँ की न्यायपालिका कमजोर है प्राय, ब्रिटेन की न्यायपालिका कमजोर है, उसके पास नगण्य शक्ति है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि मतलब
ब्रिटेन का हाई कोर्ट भी अभी तक नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते अभी तक वहाँ का उच्चतम न्यायालय नहीं था, लेकिन 2010 के बाद वहाँ पर उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। सोचो कि वहाँ पर न्यायपालिका बेहद कमज़ोर है, तो क्या ये व्यवस्था सही रहती है हमारे लिए कि एक कमज़ोर न्यायालय हो या कमज़ोर न्यायपालिका हो, या फिर अमेरिका की तरह शक्ति संपन्न न्यायपालिका जिसके पास खूब शक्ति हो, उसके पास जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविटीज़ में जैसी शक्तियाँ हो, तो क्या ज़्यादा शक्ति वाली न्यायपालिका की आवश्यकता हो या कम शक्ति वाली न्यायपालिका? तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न था, जिसको हमारी संविधान सभा ने इसका समाधान ढूंढा। हमारी संविधान सभा ने क्या किया, दोनों के मध्य एक ऐसा तालमेल बैठाया, दोनों के मध्य एक ऐसा सामंजस्य बैठाया कि एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन कैसे बना रहे। न तो बहुमत के आवेश में हमारी संसद अपने आप को बेहद घमंड वाली अवस्था में आकर जो चाहे वैसा संविधान के साथ खिलवाड़ करे, तो भी उचित नहीं है। और इतनी शक्ति भी नहीं देनी है न्यायपालिका को कि वो फिर संसद को कुछ भी नहीं समझे, इसलिए इस प्रकार का अधिकारों दोनों एक प्रकार से एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित करती रहे, बैलेंस एंड कंट्रोल की स्थिति बनी रहे। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से जो मॉडल स्वीकार किया गया, दोनों का समन्वय वाला नियंत्रणकारी और संतुलनकारी मॉडल को स्वीकार किया गया। बात स्पष्ट हुई, एक तो ये बात हुई। दूसरा, आपने देखा कि हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में जो हमारी कार्यपालिका व्यवस्थापिका है, यानी कार्यपालिका का पूरा निर्माण व्यवस्थापिका से होता है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका से न्यायपालिका बिल्कुल सेपरेट है, यानी बिल्कुल अलग है। अब हम प्रश्न करते हैं कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय की किन किन कारणों से आवश्यकता बनती है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, विस्तृत संविधान है। कल्पना कीजिए कि कल कोई दल बहुमत के प्रभाव में आकर या ऐसा कुछ भी करे जिससे हमारे देश के संविधान को खतरा हो, संविधान के साथ तोड़फाड़ हो, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही हो, हमारे संविधान का जो मौलिक ढांचा है उसको तोड़ने बिखेरने की हरकतें हो रही हो, तो क्या होगा? कौन करेगा इस संविधान की रक्षा? यानी संविधान से भी सर्वोच्च वो स्वयं को समझते हो या हमारे लोकतंत्र को खतरा हो, संविधान में लिखित उपबंधों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा हो, तो ये सब कौन करेगा? कौन इसकी रक्षा करेगा? ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न था। इसलिए हमारे संविधान में रक्षक की जो जिम्मेदारी दी है, यानी संविधान सर्वोच्च है और सर्वोच्च ही बना रहेगा, इस सर्वोच्चता की रक्षा कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका। बात स्पष्ट हुई, हमारी न्यायपालिका ही हमारे संविधान की रक्षा करेगी। अर्थात हमें सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता इस वजह से पड़ी क्योंकि हमारे इस संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आपको बिल्कुल याद है कि जब हमारी केंद्र की सरकार ने संविधान पर अतिक्रमण करने की कोशिश की, तो उसमें बहुत बड़े युद्ध के रूप में हमारी न्यायपालिका आगे खड़ी हो गई। आप देखेंगे गोलकनाथ केस देखिए, केशवानंद भारती केस देखिए, मिनर्वा मिल्स देखिए, इंदिरा साहनी केस देखिए, ऐसे आपको खूब सारे केस मिलेंगे जिसमें हमारी न्यायपालिका ने ये स्पष्ट किया कि कुछ भी करिए, आप संविधान के साथ जैसा चाहो वैसा नहीं कर सकते हो। संविधान की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की रक्षक, ये सब कुछ जिम्मेदारी न्यायपालिका पर है और न्यायपालिका ये करेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे संविधान की रक्षा करने में हमारी न्यायपालिका ने। दूसरी बात करें तो वो है हमारे संघात्मक व्यवस्था का रक्षक। आप सभी को पता है कि मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया था कि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, अर्थात पूर्ण संघात्मक भी नहीं, पूर्ण एकात्मक भी नहीं। आपको पता होगा कि हमारे लिखित संविधान है, शक्तियों का वितरण है, उच्च सदन राज्यों का सदन है और हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है। इन सभी का जो एक संघात्मक स्ट्रक्चर है, संघात्मक ढांचा जो प्राय संघात्मक शासन व्यवस्था में देखा जाता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी, उसकी पूरी रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भी कौन करता है? हमारा न्यायपालिका करती है। जब भी कोई किसी प्रकार का विवाद होता है भारत सरकार और राज्यों के मध्य या
एक से अधिक राज्यों या उससे भी अधिक राज्यों के मध्य या एक से अधिक राज्य और भारत सरकार के साथ कोई विवाद होता है तो उनको सबको निपटाने का काम कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। तो बात स्पष्ट हुई कि संघात्मक व्यवस्था के ढांचे को बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास है? हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह आती है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा, यानी आपको पता है कि भारत पिछले 1000 सालों से गुलामी का शिकार बनता रहा है, गुलामी भुगत रहा है, और विशेषकर अंग्रेजों के द्वारा जिस प्रकार से शोषण हुआ, प्रताड़ित हुए, अत्याचार हुए, तो भारतीय संविधान निर्माता सभा को पता था कि बस अब बहुत हो चुका, अब हमारा देश हमारे हाथों में रहेगा, हम सब कुछ भारतीय नागरिक मिलकर ही हमारी सरकार का संचालन करेंगे, देश का विकास करेंगे। तो उन सबको पता था कि कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे भारत के नागरिक ने अपना बहुत कुछ शोषण करवाया, अब शोषण नहीं होगा, अब अत्याचार नहीं होंगे, सब भारतीय नागरिक एक समान होंगे। इसलिए अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए उन्होंने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। लेकिन मौलिक अधिकार तब ही अच्छे ढंग से काम कर सकेंगे जब जनता उसके प्रति जागरूक हो, जनता उसके बारे में अच्छे ढंग से जानकारी रखती हो। तो इसके लिए आपको पता है कि हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है, इन मौलिक अधिकारों में अगर हमारा कोई सरकार या कोई व्यक्ति या कोई समुदाय या कोई संगठन हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करे, मौलिक अधिकारों को हड़पने की कोशिश करें, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हमारे इन सभी अधिकारों की पूरी रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाता है। तो सोचिए कि हमारे लिए सर्वोच्च न्यायालय की कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो हमने महत्वपूर्ण 3 बातों को स्पष्ट किया: संविधान का रक्षक, संघात्मक व्यवस्था का रक्षक और मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा देश की सर्वोच्च अदालत, हमारा उच्चतम न्यायालय अपनी भूमिका निभाता है। तो आज ये हमने समझा कि हमारे संविधान के बारे में कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान में लिखित उपबंध, इनके बारे में व्यवस्थित जो हमें जानकारी बेहद अति आवश्यक थी। इसको समझने के बाद में हम हमारे सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संबंध विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन करेंगे।